आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है उस रहस्यमयी कुटिया की जहां एक लकड़हारे का पूरा परिवार एक ही रात में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। कहते हैं आज भी बरसात की रातों में उस कुटिया से फुसफुसाहट और परछाइयां बाहर आती हैं और जो वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम धर्मपाल है। मैं सीतापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। खेती बाड़ी करता हूं। जिंदगी सादा है पर कहानियों और हादसों से भरी हुई। गांव के पास एक घना जंगल है, वही जंगल जहां रात ढलते ही सन्नाटा बोलता है, जहां पत्तों की सरसराहट भी डरावनी लगती है। उसी जंगल में कई पीढ़ियों से लकड़ी काटने वाले बसे हुए थे। उन्हीं में एक परिवार रहता था, भोलाराम का परिवार। भोलाराम सीधा सादा लकड़हारा था। कंधे पर कुल्हाड़ी, सिर पर गमछा और दिन भर लकड़ियां काटकर घर ले आना उसका रोज का काम था। पत्नी सावित्री मेहनती और भोली और उनके दो छोटे बच्चे गोपाल और मुनिया चारों जंगल की एक कुटिया में रहते थे। कुटिया मिट्टी और लकड़ी की बनी थी। बाहर आम का पेड़ और आंगन में एक टूटी चारपाई। देखने में सब साधारण था, पर उस जगह को लेकर गांव में अजीब कहानियां चलती थीं। लोग कहते थे रात के सन्नाटे में उस कुटिया से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आती हैं। कभी लगता जैसे कोई नाम ले रहा हो, कभी लगता कोई रो रहा हो। सावित्री ने कई बार भोलाराम से कहा, दीवारों के भीतर से आवाज आती है, रात को लगता है जैसे कोई आंगन में घूम रहा हो। पर भोलाराम हमेशा हंसकर बात टाल देता, कहता, अरे ये सब वहम है। रात का सन्नाटा है, पेड़ों की सरसराहट है, तेरा मन भरमाता है। पर जिस रात का जिक्र मैं कर रहा हूं, उस रात ने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। शाम को मैं खेत से लौट रहा था। रास्ते में भोलाराम मिला। बोला, धर्मपाल, आज जंगल में कुछ अजीब देखा। पेड़ों के बीच से धुआं सा उठा, पर कहीं आग नहीं लगी थी। मैंने हंसकर कहा, शायद कोहरा होगा, पर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने और कुछ नहीं कहा और कुटिया की ओर चला गया। रात गहरी हो चुकी थी। सर्दियों का समय था। गांव में हर घर में अलाव जल रहा था, पर जंगल की तरफ का माहौल कुछ अलग ही था। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और पत्तों की आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही थी। मैं अपने आंगन में खड़ा होकर दूर जंगल की तरफ देख रहा था। तभी अचानक मुझे लगा जैसे उस दिशा से कोई हल्की चीख आई हो। सुबह का वक्त था। गांव के लोग रोज की तरह कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल में लकड़ी लेने निकले थे। हवा ठंडी थी, पर माहौल अजीब सा भारी लग रहा था। पंछियों की चहचहाहट भी उस दिन फीकी थी। जब लोग जंगल के बीच पहुंचे तो सबसे पहले उनकी नजर भोलाराम की कुटिया पर पड़ी। कुटिया का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। लकड़ी के फट्टे तिरछे लटके हुए थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती धक्का देकर खोला हो। जब कुछ लोग भीतर गए तो भीतर का हाल देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। बर्तन बिखरे पड़े थे, मिट्टी का घड़ा टूटा हुआ था और पानी आंगन में फैलकर कीचड़ बना चुका था। चारपाई उलटी पड़ी थी और उस पर पुराने कपड़े बेतरतीब फंसे हुए थे। दीवारों पर मकड़ी के जाले और खुरचे हुए निशान दिख रहे थे, जैसे किसी ने नाखूनों से मिट्टी उधेड़ी हो। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने कहा, लगता है जल्दी जल्दी में सब कहीं निकल गए। मगर सवाल यह था कि कहां, क्योंकि घर में खाना पका पड़ा था। चूल्हे में लकड़ियां जल रही थीं और बच्चों की छोटी छोटी चप्पलें दरवाजे पर गिरी हुई थीं। गांव के आदमी जंगल में खोजने लगे। किसी ने सोचा भोलाराम लकड़ी काटने गया होगा और बीवी बच्चे भी साथ होंगे, पर घंटों घूमने के बाद भी किसी का कोई अता पता नहीं मिला। न खून, न चीख, न ही संघर्ष के निशान। बस सन्नाटा और अजीब सी ठंडी हवा जो पत्तों को कांपने पर मजबूर कर रही थी। खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग टोलियों में कुटिया की तरफ उमड़ पड़े। औरतें बच्चों को गोद में कसकर पकड़ लेती। बूढ़े बुदबुदाते, ये कुटिया हमेशा से मनहूस रही है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले भी यहां एक परिवार अचानक गायब हो गया था। उस घटना के बाद कुटिया खाली पड़ी रही थी।
जब तक भोलाराम ने हिम्मत दिखाकर उसमें डेरा नहीं जमाया था। शाम तक माहौल और डरावना हो गया। सूरज ढलने लगा तो कुटिया के आसपास की हवा और भारी महसूस होने लगी। तभी किसी ने गांव से जाकर पुलिस को खबर दी। पुलिस अगले दिन पहुंची। 3-4 सिपाही और थाने का दारोगा। उन्होंने कुटिया की तलाशी ली। हर कोना छाना, सामान उल्टा पलटा, पर कुछ हाथ न आया। दरवाजे के पास जमीन पर गहरे पैरों के निशान थे, लेकिन वो इंसानी नहीं लग रहे थे। पंजों जैसे लंबे लंबे निशान मिट्टी में धंसे थे और फिर अचानक बीच जंगल में गायब हो जाते थे। दारोगा ने पहले तो मजाक में कहा, अरे ये तो तुम्हारा वहम है, शायद सूअर या कोई और जानवर रहा होगा। पर जब उसने खुद झुककर ध्यान से देखा तो उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। निशान ऐसे थे मानो किसी बड़े से पंजे ने जमीन को दबाया हो, और उसके साथ बच्चों के पैरों के हल्के निशान भी दिखाई देते थे, जो अचानक वहीं रुक गए थे। पूरे दिन की तलाश के बाद भी न तो कोई लाश मिली और न कोई सुराग। गांव वाले धीरे धीरे खुसर पुसर करने लगे। ये इंसानों का काम नहीं, ये जंगल की आत्माओं का खेल है। किसी ने कहा, मैंने कई बार सुना है रात को वहां से बच्चों की हंसी आती है। कोई बोला, कुटिया श्रापित है, यहां जो भी रहेगा उसका यही हाल होगा। धीरे धीरे अफवाह पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने अपने बच्चों को जंगल की ओर जाने से रोक दिया। रात होते ही कोई उस तरफ मुंह तक नहीं करता। गांव की औरतें अपने दरवाजे पर नींबू मिर्च टांग देती और बुजुर्ग अंधेरा होते ही दरवाजे बंद कर लेते। भोलाराम और उसके परिवार का कोई सुराग कभी न मिला। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन वो कुटिया सूनी ही रही। लोग कहते हैं कभी कभी रात के सन्नाटे में वहां से बर्तनों के खड़कने की आवाज आती है। कोई कहता, मैंने साफ देखा खिड़की के भीतर औरत की परछाई हिल रही थी। तो कोई कहता, बच्चों की परछाइयां आंगन में खेल रही थी। धीरे धीरे गांव ने मान लिया कि भोलाराम का परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। आत्माएं उन्हें उठा ले गईं और उस दिन के बाद से कुटिया वीरान हो गई। पर वीरानी का मतलब शांति नहीं था। वो जगह अब और भी डरावनी हो गई थी, क्योंकि जहां इंसान नहीं रहते वहां कुछ और रहने लगता है। और मैं जब भी उस तरफ जंगल में लकड़ी काटने जाता हूं तो लगता है कोई मेरी पीठ पर नजर गड़ाए बैठा है। कभी हवा रुक जाती है, कभी पेड़ों की डालियां खुद ब खुद हिलने लगती हैं। सन 1998 की बात है। दिसंबर का महीना था और सर्दियों की रातें वैसे भी लंबी और भारी लगती थीं। उस दिन मैं लकड़ी बेचकर लौट रहा था। पेशा तो मेरा खेती बाड़ी का ही है, लेकिन ठंडी के दिनों में थोड़ा सहारा मिल जाए इसलिए मैं जंगल से लकड़ी काटकर मंडी तक बेच देता था। सारा दिन थकान में बीता। शाम को लकड़ी बेचकर मैं गांव की ओर लौट रहा था कि अचानक मौसम पलट गया। आसमान पर काले बादल छा गए और कुछ ही देर में जोरदार आंधी बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज चली कि मेरे पैरों के नीचे कीचड़ भर गया और रास्ता धुंधला हो गया। घर अभी दूर था। भरी बरसात में खेत पगडंडी से निकलना मुश्किल था। मजबूरी में मैंने वही रास्ता चुना जो मुझे हमेशा डराता था, भोलाराम की वीरान पड़ी कुटिया। गांव में उस कुटिया का नाम ही अलग से लिया जाता था। लोग उसे खौफनाक कुटिया कहते थे। वहीं कुटिया जहां भोलाराम और उसका परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। उसके बाद से कोई उस कुटिया में रहना तो दूर, शाम ढलते ही वहां से गुजरता तक नहीं था। लेकिन उस रात मेरी मजबूरी थी। आसपास कोई और सहारा नहीं था और बारिश इतनी तेज थी कि लगता था जैसे पूरा जंगल डूब जाएगा। मैंने कांपते हुए कुटिया का दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ धीरे धीरे खुला। भीतर घुप अंधेरा था। छत से पानी टपककर मिट्टी के फर्श पर गिर रहा था और हर बूंद की आवाज सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। भीगते कपड़ों के साथ मैं भीतर दाखिल हुआ। आंगन की तरफ टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी। उसके पास ही कुछ पुराने बर्तन बिखरे थे। सब पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उस धूल के बीच अजीब से गीले निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने हाल ही में हाथ फेर दिए हों। मेरे मन में डर की एक लहर दौड़ गई, लेकिन बाहर की मूसलाधार बारिश देखकर मैंने चारपाई पर बैठने का निश्चय किया। जैसे ही मैं बैठने को हुआ, अचानक मुझे लगा कि किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा, धर्मपाल। उस आवाज को सुनकर मेरा खून सूख गया।
मैं चारपाई से उछलकर खड़ा हो गया। चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज इतनी धीमी थी जैसे कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा हो। मैंने खुद को समझाया कि शायद बारिश की आवाज और हवा के झोंकों से भ्रम पैदा हो रहा है। मैंने गीले कपड़ों को निचोड़ा और कोने में बैठ गया, पर मन शांत नहीं हो रहा था। कुछ ही देर बाद मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, धर्मपाल। इस बार आवाज थोड़ी और साफ थी। मैं पसीने पसीने हो गया, जबकि बाहर ठंड से कांप रहा था। मैं जानता था कि इस कुटिया में भोला राम और उसका परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था। क्या उनकी आत्माएं अब भी यहां भटक रही थी? तभी मेरी नजर दीवार की तरफ गई। मिट्टी की दीवार पर गीले हाथों के निशान उभर आए थे। धीरे धीरे वो निशान ऊपर की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति दीवार पर चढ़ रही हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने तुरंत जेब से माचिस निकाली और एक तिल्ली जलाई। रोशनी की हल्की लौ ने पूरे कमरे को टिमटिमाकर उजाला किया। उसी क्षण मैंने देखा, चारपाई के पास जहां मैं बैठने वाला था, वहां मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के गीले निशान बने हुए थे, और वो निशान धीरे धीरे दरवाजे की ओर जा रहे थे। माचिस की लौ बुझ गई और अंधेरा दोबारा छा गया। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। मैं पूरी तरह डर से कांप रहा था। तभी अचानक खिड़की के टूटे शीशे से किसी ने जोर से थपथपाया। मैं हड़बड़ा गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी। फिर वही आवाज आई, इस बार और गहरी, धर्मपाल, हमें मत ढूंढो। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब मेरा वहम है या सच, लेकिन इतना तय था कि मैं अकेला नहीं था। उस रात मैंने कुटिया से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। बाहर का तूफान और भीतर का सन्नाटा दोनों मुझे कैद किए हुए थे। मैं कोने में दुबका रहा। कभी लगता कोई मेरे पास से गुजर रहा है, कभी लगता चारपाई हिल रही है। आधी रात बीत गई। बारिश थमी तो हल्की हल्की हवा चलने लगी। तभी अचानक कुटिया के दरवाजे ने खुद ब खुद चरमराते हुए बंद होना शुरू कर दिया। मैंने चीखकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया और भीतर घुप अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में मुझे चारों तरफ बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी। वो हंसी ऐसी थी कि रगों में खून जम जाए, न मासूम न प्यारी, बल्कि डरावनी और खोखली। मैंने हाथों से कान ढक लिए। पूरा शरीर कांप रहा था। उस रात का किस्सा मैं आज भी सोचता हूं तो रगों में खून जम जाता है। कुटिया के भीतर घुप अंधेरा था। बाहर तूफान बरप रहा था, लेकिन मुझे उसका शोर भी सुनाई देना बंद हो गया था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा कि अपने दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। मैंने धीरे धीरे आंखें उठाईं और दीवार पर नजर पड़ी। मिट्टी की गीली दीवार पर अजीब सी आकृतियां उभर रही थीं। पहले तो लगा कि ये पानी के बहाव से बने निशान हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो आकृतियां साफ होने लगीं। एक औरत का चेहरा, दो बच्चों की परछाई और एक आदमी का कंधा। सब धुंधले थे, लेकिन इतने साफ कि मैं पहचान सकता था कि ये इंसानों की ही छवियां हैं। उन आकृतियों की सबसे डरावनी बात उनकी आंखें थीं, खाली काली गहराई से भरी हुई, जैसे किसी अंधे कुएं में झांक रहे हों। उन आंखों को देखते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और चारपाई पर बैठने लगा। तभी अचानक लगा जैसे चारपाई के नीचे से किसी ने मेरे पैरों को कसकर पकड़ लिया और खींचने लगा। मैं जोर से चिल्लाया और पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ इतनी सख्त थी कि जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे नीचे खींचना चाहता हो। मैंने पूरी ताकत से पैर झटका, तभी पकड़ ढीली हुई। मैं चारपाई से गिरते गिरते बचा और हांफते हुए खड़ा हो गया। आंखें घुमाकर इधर उधर देखा। कुटिया पूरी तरह खाली थी, लेकिन दीवारों पर वही आकृतियां अब हिलने लगी थीं, जैसे वो दीवार से निकलकर मेरी ओर बढ़ रही हूं। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं पीछे हटते हटते दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन देखा कि दरवाजा अंदर से खुद ब खुद बंद हो चुका था। मैंने पूरा जोर लगाया, धक्का दिया, लात मारी, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अब मैं पूरी तरह फंस चुका था। बाहर तूफान, अंदर परछाइयां, दीवारों से वो आकृतियां धीरे धीरे कमरे में फैलने लगी। पहले आदमी का चेहरा उभरा, लंबा थका हुआ चेहरा, माथे पर गहरी लकीरें, उसकी आंखें बिल्कुल काली, होंठों से खून सा टपकता हुआ। फिर औरत की परछाई आगे बढ़ी।
उसका चेहरा टूटा फूटा लग रहा था, जैसे आग में जला हो। उसके बाल गीले और उलझे हुए थे। सबसे डरावनी बात तब हुई जब बच्चों की आकृतियां हंसने लगीं। उनकी हंसी बिल्कुल खाली, बेसुरी और खोखली थी। ऐसा लगा जैसे वो हंसी दीवारों से टकराकर बार बार गूंज रही हूं। मैंने कांपते हाथों से जेब टटोली। माचिस निकली, पर उसमें मुश्किल से 2 तिल्लियां बची थीं। मैंने एक तिल्ली जलाई, हल्की लौ टिमटिमाई और कमरे में थोड़ी रोशनी फैली। उसी रोशनी में मैंने देखा कि चारपाई के नीचे से आधे शरीर का साया रेंगते हुए बाहर आ रहा था। उसके हाथ लंबे और पतले थे, उंगलियां इतनी बड़ी कि जमीन को खुरच रही थी। मैंने तुरंत तिल्ली फेंकी और पीछे हट गया। लौ बुझते ही अंधेरा फिर से गहरा हो गया और उसी अंधेरे में वो परछाइयां और पास आ गईं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका भीतर आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, हमारे साथ आओ। मैं पागलों की तरह दरवाजे पर धक्का मारने लगा। पसीना माथे से बह रहा था, सांसें तेज हो गई थीं। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं ठोकर खाकर बाहर गिर पड़ा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला और बाहर निकला तो ठंडी हवा ने मुझे झकझोर दिया। बारिश इतनी तेज थी कि आंखें खोलना भी मुश्किल हो रहा था। मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और हाथ पांव कांप रहे थे। लेकिन उस समय मुझे सिर्फ एक ही ख्याल था, किसी तरह गांव पहुंच जाना। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा था। उस वीरान कुटिया से जितनी जल्दी दूर हो जाऊं उतना बेहतर था। पैर कीचड़ में ढंस रहे थे, जूते बार बार फिसल रहे थे, मगर डर की वजह से मैं भागता ही चला जा रहा था। कभी लगा कोई पीछे से पुकार रहा है, तो कभी ऐसा लगा जैसे कोई कंधे पर हाथ रख देगा। लेकिन मैंने हिम्मत करके पीछे नहीं देखा। गांव की टिमटिमाती रोशनी दूर से दिखाई दी और मुझे थोड़ी राहत मिली। गांव में पहुंचते ही मैं सीधा चौपाल की तरफ भागा। वहां कुछ लोग अलाव के पास बैठे थे। मुझे हांफता हुआ देखकर सब चौंक गए। किसी ने पानी दिया, किसी ने कंबल ओढ़ा दिया। मैंने कांपती आवाज में सबको अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैंने बताया कि कैसे बारिश से बचने के लिए मैं उस कुटिया में रुका और फिर दीवारों पर अजीब आकृतियां उभर आईं और कैसे चारपाई के नीचे से किसी ने मेरे पैरों को खींचा। मेरी आवाज बार बार भर्रा रही थी, लेकिन मैं सब कुछ बता गया। चौपाल में सन्नाटा छा गया। गांव के बुजुर्ग रामखिलावन काका ने लंबी सांस लेकर कहा, बेटा, तू पहली बार वहां नहीं फंसा। इस गांव में कई साल पहले भोला राम नाम का लकड़हारा रहता था। उसका परिवार भी उसी कुटिया में रहता था। कहते हैं एक रात अचानक वो सब गायब हो गए। बहुत खोजबीन हुई, लेकिन उनकी लाशें कभी नहीं मिली। मैंने हैरानी से पूछा, तो फिर हुआ क्या था उनके साथ? रामखिलावन काका ने धीमी आवाज में कहा, लोग कहते हैं वो मरे नहीं, वो सब उसी कुटिया की दीवारों और जमीन में समा गए। अब उनकी आत्माएं वहीं भटकती हैं। तू भागकर अपनी जान बचा लाया, लेकिन सबको इतना नसीब नहीं मिलता। मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। मेरे सामने बैठे लोग भी सहमे हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी बात को झूठ कह सके, क्योंकि गांव में पहले भी उस कुटिया को लेकर अफवाहें फैली थीं। कई लोग बोले कि उन्होंने वहां रात को रोने चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं। किसी ने कहा कि अंदर से धुएं और सड़े मांस की गंध आती है। उस रात गांव के लोगों ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैं चौपाल पर ही सोया, अलाव के पास। लेकिन नींद मुझे कहां आने वाली थी। हर बार आंख लगती तो वही आकृतियां सामने खड़ी दिखाई देती। खाली आंखों वाला आदमी, औरत और 2 छोटे बच्चे। मैं पसीने से तरबतर उठ जाता। अगली सुबह जब सूरज निकला तो कुछ लोग मेरे पास आए और बोले, अब तो उस कुटिया की तरफ जाना मत। वहां जाने का मतलब है अपनी मौत को बुलाना। और सच कहूं तो उस दिन के बाद मैंने कभी हिम्मत नहीं की कि उस जगह के पास जाऊं। गांव में धीरे धीरे बात फैल गई और लोग भी अपने अपने अनुभव सुनाने लगे। कोई कहता कि उसने रात को वहां ढोलक बजने की आवाज सुनी, तो कोई कहता कि उसे लगा कोई औरत दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन जब पास गया तो वहां कुछ नहीं मिला। मैंने मन ही मन ठान लिया कि अब चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, उस कुटिया में कदम नहीं रखूंगा। उस रात ने मुझे जिंदगी भर के लिए डरा दिया था। लेकिन सच कहूं, आज भी जब बरसात की रात में हवा तेज चलती है और खिड़की से टकराकर अजीब सी आवाजें आती हैं, तो मुझे वही कुटिया याद आ जाती है। और मैं सोचता हूं, अगर उस रात मैं बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता तो शायद आज जिंदा ना होता।
उस रात ने मुझे सिखा दिया था कि इंसान सिर्फ जानवरों या इंसानों से नहीं डरता, बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें न समझा जा सकता है और न ही नकारा जा सकता है। और उस कुटिया की परछाइयां उन्हीं में से एक थीं। गांव के लोग अब भी उस रास्ते से गुजरते वक्त अपनी चाल तेज कर लेते हैं। कोई नजर तक नहीं डालता उस ओर, और कहते हैं बरसात की रात में अगर कोई वहां से गुजरता है तो उसे जरूर कोई आवाज सुनाई देती है, कभी बच्चे की रोने की, कभी औरत की सिसकने की, और कभी किसी आदमी के भारी कदमों की। मैंने अपनी जिंदगी तो बचा ली थी, लेकिन उस रात की दहशत मेरे साथ हमेशा रही, और शायद तब तक रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं। बरसों बीत गए उस घटना को। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। खेत खलिहान, मंडी और परिवार की जिम्मेदारियों में मैं फिर से लग गया। लेकिन सच कहूं तो उस रात का डर कभी पूरी तरह दिल से मिटा ही नहीं। जैसे कोई अदृश्य परछाई मेरी परछाई के साथ चुपचाप चलती रही हो। सीतापुर के उस जंगल की कुटिया आज भी वहीं है, वीरान, टूटी फूटी और बेजान सी। लोग अब भी उसके बारे में धीरे धीरे बातें करते हैं। कोई खुलेआम उसका नाम नहीं लेता। गांव के बच्चे तो उसके आसपास भी नहीं भटकते, और बड़े लोग हमेशा चेतावनी देते हैं, रात को उस ओर न जाना। समय के साथ मैंने भी कोशिश की कि सब कुछ भूल जाऊं, मगर जब भी बरसात आती और तेज हवाएं चलती, मेरे कानों में वही आवाज गूंजने लगती, धर्मपाल। ये नाम तो मेरा ही था, लेकिन उस आवाज का लहजा इंसानी नहीं था। जैसे कोई जमीन के नीचे से पुकार रहा हो, या जैसे हवा खुद बोल रही हो। कभी कभी रात को मैं अपने आंगन में बैठा होता और दूर से जंगल की तरफ देखता। पेड़ों की झूमती शाखाएं, टिमटिमाते जुगनू और अंधेरे में खोई वह जगह, सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन भीतर से मुझे एहसास होता कि वहां अब भी कोई है जो देख रहा है, जो इंतजार कर रहा है। गांव में कुछ नए लोग आए। एक दो नौजवानों ने हिम्मत दिखाने के लिए उस कुटिया की तरफ जाने की ठानी। उन्होंने कहा, यह सब अंधविश्वास है, वहां कुछ नहीं है। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बहुत समझाया। फिर भी एक दिन 4-5 लड़के बारिश की शाम को मजाक मजाक में निकल पड़े। सुबह तक उनमें से 3 तो लौट आए, लेकिन चेहरे पीले और आंखें डरी हुई। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस घर में दुबक गए। और बाकी 2 वो कभी वापस नहीं आए। उनके परिवार आज भी उनकी याद में रोते हैं। ढूंढने की कोशिश हुई, लेकिन न उनकी लाशें मिली, न कोई सुराग। उसी दिन से लोग और ज्यादा डर गए। गांव के मंदिर के पुजारी कहते हैं, यह जगह शापित है, भोलाराम और उसका परिवार वहीं की मिट्टी में समा गए हैं। उनकी आत्माएं चैन से नहीं सो पाईं, इसीलिए हर आने वाले को अपना हिस्सा बना लेती हैं। कभी कभी सोचता हूं, क्यों सिर्फ मेरा नाम पुकारा गया, धर्मपाल। वो आवाज आज भी मेरे कानों में ताजा है, शायद इसीलिए कि मैं उस रात बच निकला था। क्या वो आत्माएं चाहती थीं कि मैं भी उनके साथ रहूं, या वो अब भी मुझे बुला रही हैं? बरसात की रातें मेरे लिए आज भी सबसे कठिन होती हैं। तेज हवा जब खिड़की से टकराकर सीटी जैसी आवाज करती है तो लगता है जैसे कोई धीरे धीरे बोल रहा हो। कभी लगता है किसी ने कान के पास आकर कहा, हमारे पास आओ। मैं चौकन्ना होकर उठता हूं, पर आसपास कोई नहीं होता। एक बार की बात है, मैं खेत से देर रात लौट रहा था। आसमान में बादल थे और हवा बहुत तेज थी। अचानक लगा कि पीछे से कोई कदमों की आहट आ रही है। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं। लेकिन जब तेजी से चलने लगा तो आहट भी तेज होने लगी। उस पल मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं भागकर घर पहुंचा। उस रात देर तक नींद नहीं आई। गांव के कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि वो आवाज सिर्फ मुझे सुनाई देती है। बाकी लोगों ने भी डरावनी चीजें देखी हैं, पर मेरा नाम पुकारने वाली फुसफुसाहट सिर्फ मेरे लिए है। शायद इसलिए कि मैं उस रात वहां अकेला फंस गया था और बाहर निकल आया। आज भी जब कभी मैं उस कुटिया के पास से गुजरता हूं, चाहे दिन हो या रात, मेरे कदम अपने आप तेज हो जाते हैं। टूटी हुई दीवारें, झुकी हुई छत और जंगली बेलों से ढकी वह जगह, उसे देखते ही मेरी सांसें अटकने लगती हैं। वहां से गुजरते समय लगता है जैसे किसी की नजर अब भी मुझ पर टिकी है। लोग कहते हैं कई बार रात में कुटिया से धीमे धीमे गाने की आवाज आती है। कोई कहता है बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देती है। कुछ लोगों ने तो यह तक कहा कि उन्होंने अंदर एक औरत को चूल्हे पर खाना बनाते देखा।
लेकिन जब पास गए तो सब गायब। पर मेरी बात अलग है, मुझे तो अब भी वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। बरसों बाद भी, जब सब कुछ बदल गया है, गांव में नए घर बन गए हैं, खेतों में नई फसलें उगाई हैं, लेकिन वो आवाज वही है, धर्मपाल। कभी कभी लगता है शायद मेरा नाम हमेशा के लिए उस कुटिया की कहानियों में दर्ज हो चुका है। गांव वाले बच्चों को डराने के लिए मेरा ही नाम इस्तेमाल करते हैं। अगर रात को शरारत करोगे तो धर्मपाल की तरह भूत तुम्हें बुलाने आएगा। ये सुनकर मेरी आत्मा सिहर उठती है। अब मेरी उम्र ढल चली है, बाल सफेद हो गए, शरीर थकने लगा है, लेकिन डर वही है। लोग कहते हैं कि बुजुर्ग होने पर इंसान निडर हो जाता है, मगर मेरे साथ उल्टा है। मैं जितना बूढ़ा हो रहा हूं उतना ही लगता है कि मौत का समय करीब है, और तब शायद वो आवाज और तेज हो जाएगी